Bismillahirrahmanirrahim. Sir, thank you so much चीमा साहब एंड होल टीम. आप लोग सदका जारिया करते रहते हैं और दिस इज़ अ रियल सदका जारिया. आप लोगों की सपोर्ट चाहिए. और आप माशाल्लाह बड़े होशियार आदमी हैं कि जितने लोगों को वजह से आपको सही दवाई अपडेटेड दवाई मिलती होगी, सवाब आपको जाता होगा. तो आप दुनिया के लिहाज से और आखिरत के लिहाज से भी अच्छा कर रहे हैं. टॉपिक जो सा है वो अजीब सा है और दिस इज़ बेसिकली, अच्छा ये आप तक आते आते इसका पिलर जो सा है वो भी छुप गया. हाइपरटेंशन जो सा ना वो पिलर्स के पीछे चली गई. अच्छी बात है. मैं थोड़ी देर पहले स्टोरी सुना रहा था चीमा साहब को कि इन 2016 व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग इन नेफ्रोलॉजी एंड हाइपरटेंशन. सो देर वॉज़ अ पेशेंट, पिकविकियन सिंड्रोम, मोटा पेशेंट था और स्नोरिंग करता था, खराटे बड़े आते थे उसको. तो उसका ब्लड प्रेशर रात को बहुत बढ़ जाता था और सर दर्द भी होती थी. तो रात को उसके घर वाले कहते थे बीपी सर 170 180 तक चले जाता है. तो मैंने मेडिसिन बताई अपने पीजी को, उसने लिख दी. कुछ नेक्स्ट टाइम ओपीडी में वो पेशेंट आई तो उसकी कहते थे सर मामला होर ख़राब हो. अच्छा क्यों? कहते रात को बीपी तो भरदिया होंदा, हुण दिने घट भी जाता. अच्छा मैंने प्रिस्क्रिप्शन देखी जो अपने पीजी को मैंने मेडिसिन बताई, वो मेडिसिन सुबह के वक्त लिखी हुई थी. मैंने फिर बेटे से पूछा कि बेटा व्हाट डू यू थिंक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में ब्लड प्रेशर होता क्यों है? एंड आई वाज सरप्राइज टू सी कि उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं था, हालांकि वो एक सीनियर बच्चा भी था. सो दैट मेड मी कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट दैट द बेसिक कंसेप्ट जिसके ऊपर हाइपरटेंशन खड़ी है वो क्लियर नहीं है. फिर पेशेंट आते थे जिनको जो नस्वार यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती. तो मैं पूछता था कि व्हाट इज़ इन नस्वार है क्या, इसके अंदर क्या क्या डाला जाता है. मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बड़े ब्रांड्स हैं नस्वार के और इस पे आर्टिकल लिखा जा चुका है. KPK में आलमोस्ट 17 के करीब मशहूर ब्रांड्स हैं. तो उनमें एक दूसरे से डिफरेंट करने के लिए वो कुछ चीज़ें डालते हैं, तो वो क्या होती हैं नहीं पता. अच्छा फिर इस तरह होता था कि कुछ ब्लड प्रेशर के पेशेंट आते थे और वो स्मोकिंग किया करते थे, उन्हें खुश खांसी होती थी, उसके लिए वो एक सिरप पीते थे, बहुत मशहूर है, जिसके टीवी पे ऐड भी आती है. तो उसमें एक चीज़ डाली जाती है मलेठी. मैंने कहा बेटा मलेठी का बीपी से क्या ताल्लुक़ है? नहीं पता. अब बिलीव में ये वो बच्चे हैं जो FCPS के 3 से 5 साल कर चुके हैं एंड दे आर गोइंग टू ट्रीट हाइपरटेंशन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. फिर मैंने बैक ट्रैक किया, मैंने हाइपरटेंशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया. अब for the last 6 years in 2018 precisely. Now first of all I just talk about what are the basic pillars of hypertension जिनके ऊपर सारी इमारत खड़ी है. इस इमारत की बुनियाद स्ट्रॉन्ग ना हो तो इसके ऊपर एक मंजिल भी नहीं चलेगी, लेकिन बुनियाद स्ट्रॉन्ग हो, अपडेट आ जाए तो 100 मंजिलां खड़े कर लें. और वो पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है. जिसने अभी के कमर्शियल प्लाजा बनाया हो माशाल्लाह वेल ऑफ लोग बैठे हैं, तो पिलर्स के ऊपर पूरी इमारत खड़ी होती. सो आज का मकसद भी ये है कि हम उन पिलर्स को आइडेंटिफाई करें और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन विद इन द लेक्चर हो, यू कैन जस्ट स्टॉप मी एंड वी कैन डिस्कस. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लेक्चर बाय द वे, इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेक्टिव डिस्कशन. सो पिलर्स फर्स्ट, मेरे नज़दीक ये सारा कुछ एक बुक के नहीं है, ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं. ये बहुत सारी डिफरेंट बुक्स जो हाइपरटेंशन पे लिखी गई हैं वो अप टू डेट, और मेरा कंसेप्ट जो टीचिंग कर करके मैंने सीखा है कि सबसे आसान करके कैसे सिखाया जाए. आई थिंक देर आर ओनली 3 पिलर्स ऑफ हाइपरटेंशन. जो क्लिनिकल हाइपरटेंशन है, जो हमने ट्रीटमेंट के वक्त सोचने हैं. हाउ टू चेक ब्लड प्रेशर, बहुत सिंपल लगता, इसके बारे में डिस्कस करते हैं और हम थोड़ा सा अपना भी जैसे कहते हैं ना एहतसाब करते हैं कि आर वी डूइंग इट द राइट वे. इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट यू चेक, दूसरी बात उससे भी सिंपल है कि जो चेक किया है, वो जो रिज़ल्ट सामने आया है वो काबिल एतबार है. ये बात जितनी सुनने में सिंपल लगती है, मैं आगे डिस्कशन करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि इट्स नॉट दैट सिंपल. और थर्ड इज़ जिसके बारे में हमेशा बात की जाती है और पहली 2 को मिस कर दिया जाता है, वो है कि आइडेंटिफाई द सिस्मिक जोन्स, ऑल द फॉल्ट लाइंस. सिस्मिक जोन्स क्या होते हैं? ज़लज़ले के लिए पूरी दुनिया को डिवाइड किया गया है जोन्स में. जब ज़लज़ला आता है तो वो सिस्मिक जोनिंग करते हैं. अच्छा ये कहाँ से उठ रहा है, वो हर जगह दुनिया में नहीं देख रहे होते, वो सिर्फ उस जगह पे देखते हैं कि ये ज़लज़ले का फोकस कहाँ से है.
और अगर वी नो that if the patient has presented with hypertension and we know the exact seismic zones and the fault lines, so हम बजाय ये कि हम 150 टेस्ट लिखें, हम डायरेक्टली उस चीज़ पे जाएंगे जो इस पेशेंट के अंदर रेलेवेंट है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की फ़ॉल्ट लाइन डिफरेंट है, ईरान की फ़ॉल्ट लाइन डिफरेंट है, कैलिफोर्निया की फ़ॉल्ट लाइन डिफरेंट है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ज़लज़ला पाकिस्तान में और हम कैलिफोर्निया की फ़ॉल्ट लाइन देखना शुरू कर दें, लेकिन एग्जैक्टली यही होता। सो 3 कौन सी चीज़ें हैं? बीपी चेक कैसे करना, जो चेक हो गया इसके बारे में सोचना क्या है, और तीसरी चीज़ ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पॉइंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर पैदा करते हैं। बुनियाद, हाउ टू चेक ब्लड प्रेशर। सबसे पहले सिटिंग पोजीशन विद द बैक सपोर्टेड। पेशेंट हमारा ज़्यादातर हमने वो स्टील का स्टूल रखा होता है जिसके पीछे भी कुछ नहीं होता, उसके आगे भी कुछ नहीं होता। बाज़ का मज़ीद कमज़ोर हो तो एक बंदे ने पकड़ा भी होता, और फिर हम बीपी चेक कर रहे होते। वो अनकम्फर्टेबल है, उस कंडीशन में उसका ब्लड प्रेशर ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आर्म शुड बी सपोर्टेड एट द लेवल ऑफ द हार्ट, सामने कोई बेंच होना चाहिए। और अगर इंटरनेशनली आप जहाँ पे हाइपरटेंशन की नर्स बीपी चेक कर रही होती है, उस सीट के साथ उन्होंने बनाई हुआ होता है, जिस तरह हम किताब टेस्ट पेपर देने के लिए नहीं जो कुर्सी इस्तेमाल करते, वो थोड़ी सी विद आर्म, वो आर्म रेस्ट बनाया। एंड वेट फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, यानी कि वो आके बेचारा बाहर से रिक्शे पे आया है, डॉक्टर साहब का पीए ने फ़ोन किया था, अगर आप अगले 5 मिनट में ना आए तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। वो बेचारा उस टेंशन में भागता हुआ आया, आते ही बीपी चेक हुआ और 180-100, वो तो होना ही था। अगर इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की जाए तो लिटा के पल्स कैसे चेक करना है, खड़े होके कैसे चेक करना है, और बैठ के कैसे चेक करना है। नाउ द 1 पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। आप इस तस्वीर को देख लीजिए, इससे आपको मैं 150 बातें जो कहूँगा उनसे बेहतर है कि सिर्फ इसको जहन में हम बैठा लें। और खड़े होके ब्लड प्रेशर भी जब चेक करें तो आप देखें कि उसको भी सपोर्ट किया गया, और आपको अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आपने बाजू से सपोर्ट करना है, वरना वो बाजू उसको टेंस करेगा इसको सीधा रखने के लिए। जब टेंस करेगा तो आर्टरी के ऊपर आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर आएगा, एंड दैट विल जस्ट मेक योर ब्लड प्रेशर अनरिलायबल। कौन से ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स हैं जो ज़्यादा रिलायबल हैं, ये बात हम सब जानते हैं। इन ऑर्डर मर्करी वाला नंबर 1 पे है, एनालॉग नंबर 2 पे, और जो नीचे वाला ऑसिलोमेट्रिक मेथड है जिसे हम ये डिजिटल कहते हैं, वो सबसे कम रिलायबल है। और उसके अंदर भी जो यहाँ पे रिस्ट वाला है वो मैं किसी को रिकमेंड करता ही नहीं, चाहे वो मरीज़ कहे कि दूसरा मुझे बहुत महंगा है, तो उससे बेहतर है फिर बीपी चेक ना करो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिसीव करता। लेकिन ये थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी, अगर किसी के पास और कुछ नहीं है तो उससे चेक करवा लें, थोड़ा आइडिया तो मिल जाए, बट उस पर रिलाय मत करें। कम से कम बाजू वाला होना चाहिए। उसके अंदर अब ऑसिलोमेट्रिक, अब मैंने इसकी डिटेल पे नहीं जाना। देखें ये है एपेटाइज़र, इसके ऊपर सिर्फ इसके ऊपर कि कौन सा डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स अच्छा है, किस टेक्नोलॉजी से अच्छा है, उसके ऊपर आधा घंटा गुजर सकता है। बट मैंने सिर्फ वो टीज़र देना है, एपेटाइज़र, भूख लगानी है। बाकी बफे सिस्टम ओपन है, आप जिस चीज़ को गूगल करना चाहें 2 मिनट में आपके पाम टॉप पे आ जाएगा। नाउ दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। द बीपी apparatus that we use, the bladder that we use, the cuff that we use, is it really for that person? For example, if there is somebody, a female of 4 feet and 10 inches, thin, lean, 17 साल की, उसकी बाजू कितनी है? और दूसरी तरफ फ़र्क करें, एक 6 फुट 7 इंच का बॉडी बिल्डर है, हमारे क्लिनिक्स में एक ही बीपी ऑपरेटर्स यूज़ हो रहा है दोनों पे, तो नतीजा फिर एक नहीं आएगा, नतीजा दोनों का ख़राब आएगा। एंड कैसे इसे अप्रोप्रिएट करना, सबसे आसान ये है कि जो ब्लैडर कफ है, अब ब्लैडर कफ क्या है कि जो हमारा बीपी ऑपरेटर्स अगर यहाँ पे होता मुझे आसानी होती, एक तो वो कपड़ा है लंबा सा, एक उसके बीच में आप दबाएं तो बबल है, रबड़ आती है, वो है ब्लैडर कफ। दैट शुड बी 80% ऑफ द सर्कमफेरेंस, उसको कवर करना चाहिए 80% ऑफ द सर्कमफेरेंस। ये मेरा हाथ जो सा पीछे से देखें इतना डेफिशिएंट है, अगर वो इस 80% को नहीं कवर कर रहा तो दिस वे वोंट बी द ट्रू ब्लड प्रेशर ऑफ दैट पेशेंट। नेक्स्ट, उसकी जो लेंथ है,
यानी कि जो इस तरफ बाजू वो कवर करेगा बीपी अपरेटस, दैट शुड बी एटलीस्ट 2/3 ऑफ द आर्म। अगर वो फ़र्ज़ करें कि बाजू बहुत लंबा है, आलम चन्ना का ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है और इतना सा उसके बाजू पे आया है, वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा। दूसरी तरफ अगर पूरे बाजू पे आ चुका है और यहाँ से भी 2 इंच ऊपर नहीं है, तो उस सूरत में भी गलत बीपी देगा। अब ये चीज़ कफ साइज़ है और किसी चीज़ को नहीं, सिर्फ अगर आज इस चीज़ को याद कर लें या देख लें तो हमने कुछ नहीं कहना, आपने अपने मैनेजर को कहना है कि भाई ये बीपी अपरेटिस 2 रखो और उसको कैसे डिफ़ाइन करना है। ये सारी स्लाइड बहुत सोच समझ के मैंने बनाई है क्योंकि ये बड़ा मुश्किल करके लिखी हुई है। इसको पढ़ें तो पहली दफ़ा बंदा ना फौरी तौर पे अगला सफ़ा कर लेता है, यार इतनी माइक्रो डिटेल में कौन जाए। करना क्या है, आपने सिर्फ फैसला ये करना है कि जो आने वाला है, अगर वो बच्चा है तो फिर तो मामला ही आसान हो गया। सबसे ऊपर वाला 12/22, तो 1 पीड्स का बीपी अपरेटस हम रख लेते हैं। लेकिन अगर वो एडल्ट है तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 35 से नीचे, 35 से ऊपर। अब जो 35 से नीचे, अब ये गौर कीजिए कि यहाँ से ये पीड्स को छोड़ दें, जो एडल्ट है उसमें 16 तो कॉमन है तीनों में, यानी एक साइड की तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, 16 सेंटीमीटर कॉमन हो गया। लेकिन जो जो 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, ये फ़र्क पड़ता जाएगा। यानी कि यहाँ की जौन सी है ये तो 16 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन ये जौन सा है जो पतला होगा उसके अंदर 30 की होगी, जो मोटा होगा उसके अंदर 36 की होगी, और जो सबसे मोटा पिकविकियन सिंड्रोम की हमारे कई मेल फीमेल आते हैं जिनके बाजू इतने इतने मोटे होते हैं, उनके ऊपर 42 वाला होगा। लेकिन अमूमी तौर पे ये वाला हम सब के पास है। अब जाके अपने क्लिनिक्स में हम सब देखें, मैं भी अपने पीए को कई दफ़ा कहता हूँ, वो बदलता रहता कि मुझे दिखाओ, तो ज़्यादातर हमारे पास जो सा है ना वो ये वाला पड़ा होता, ये वाला होता नहीं है। और ये अवेलेबल हैं, ये तमाम अपरेटिसेस, तमाम ब्लैडर्स फ्रीली अवेलेबल हैं। आपने सिर्फ अपने मैनेजर को मैसेज करना, वो तमाम सर्जिकल्स में अवेलेबल। जिस एक निशानी 2 नंबर बीपी अपरेटिस, जिस कफ के ऊपर, जिस ब्लैडर के ऊपर बाहर ये डायमेंशंस नहीं लिखी हुई, उनको कुछ नहीं पता बीपी अपरेटिस के बारे में। इसका मतलब है कि आप कोशिश करें वो बीपी अपरेटिस मत यूटिलाइज़ करें, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज ही नहीं है। उसके ब्लैडर के प्रेशर ही स्टैंडर्डाइज नहीं होंगे तो उसका नतीजा भी स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। इन्फ्लेशन, ये सब बात हम जानते हैं कि जहाँ पे वो साउंड्स चली जाएँ 20 ऊपर जाएँ, फिर बड़ा स्लोली नीचे आना है, 2 to 3 मिलीमीटर मर्करी रिड्यूस करना है, और हमने क्यूबिटल फोसा से 2 सेंटीमीटर ऊपर रखना। नंबर ऑफ़ रीडिंग्स जो सी हैं ब्लड प्रेशर के लिए, वो असल में 3 सेट्स चाहिए और 1 वीक अपार्ट होने चाहिए बिफोर लेबलिंग समबडी हैविंग अ ब्लड प्रेशर। वजह स्ट्रेस, बच्चे ने फ़ोन नहीं उठाया, माँ का बीपी चेक किया, उस वक्त तो वो शूट ही हुआ होगा, लेकिन जब वो रिलैक्स हो चुकी होंगी तब भी चेक करें। एक दफ़ा का बीपी ज़्यादा होने पे कोई ब्लड प्रेशर लेबल नहीं किया जा सकता, चाहे वो 170 ही हो। अगर एक दफ़ा हुआ है, डोंट लेबल दैट पेशेंट एज हाइपरटेंसिव फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। हम सब को ज़िंदगी में अगर फ़र्ज़ करें किसी ने सांप देखा या कभी गन पॉइंट पे है, उस वक्त हमारा बीपी चेक किया होता। लोकेशन, बायलेटरल अपर लिम्ब, ये असल में हाइपरटेंशन सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान में है कोई नहीं। कभी हमने सोचा वी हैव डायबिटिक सेंटर्स ऑल ओवर पाकिस्तान, हाउ मैनी हाइपरटेंसिव सेंटर्स डू वी हैव? 0। रीज़न, हम सब समझते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा आता, लेकिन ब्लड प्रेशर की बेसिक्स हमें जो सी हैं उनको एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। जब हाइपरटेंशन आप ठीक है, अब तो सब कोई वो भी हाइपरटेंशन सेंटर के लिए वेन एवर द पेशेंट प्रेजेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड स्पेशली इफ़ द पेशेंट इज़ यंग, तो 2 अपर लिम्स से एक रीडिंग होगी और एक लोअर लिम्ब से रीडिंग होगी, एंड दिस इज़ अ मस्ट। क्यों? पाकिस्तान में कितनी दफ़ा आपने ज़िंदगी में कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा डायग्नोज होते देखिए, तो क्या होता नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में होता है, पीक नहीं होता। लोअर लिम्ब पे ब्लड प्रेशर कई लोगों ने 20-20 साल से चेक नहीं किया, और वो ब्लड प्रेशर की प्रैक्टिस हम सब कर रहे हैं। मैं अपने आप को भी शमूल कर लेता हूँ।
नंबर ऑफ़ टाइम्स मुझे नीचे मैंने वो स्कीम बनाई हुई है कि मुझे भेजना पड़ता, कई दफ़ा मेरा पीए डंडी मार देता। मैंने उसे बताया हुआ है कि फ़र्स्ट टाइम अगर यंग पेशेंट आएगा ये ज़रूर करना है, जिसकी शक हो वो करना है। और उसके अंदर उनको खींचना पड़ता है कि भाई लोअर लिम्ब पे बीपी चेक करना ज़रा मुश्किल है, और बाज़ का मरीज़ भी थोड़े से हैरान होते हैं कि टांग पे बीपी कैसे चेक करना है, वो कैसे करना है, वो भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वंस अगेन डिटेल में नहीं बता रहा, मैंने सिर्फ एपेटाइज़र देना है। तस्वीर के अंदर अगर हम गौर कर लें कि अपर लिम्ब का ब्लड प्रेशर जो सा है वो हम कहाँ कहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं क्यूबिटल या ब्रेकियल आर्टरी वाला जो सा ये रिकमेंड करता हूँ। डिस्टल वाला जो सा इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। लोअर लिम्ब के अंदर जो पोप्लिटियल पे है, अगर पेशेंट बहुत मोटा नहीं है तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर पेशेंट बहुत मोटा है तो आपको यहाँ पे भी करना पड़ता है। चैलेंज क्या है? लेट्स सपोज द पेशेंट इज़ अ वैस्कुलोपैथ, डायबिटिक, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, डॉर्सलिस पीडिस वुड हार्डली बी पैल्पेबल। सो देयर आर चैलेंजेस, इट्स नॉट विदाउट चैलेंजेस। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ऊपर ब्लड प्रेशर चेक किया, यहाँ पे कुछ था, नीचे ब्लड प्रेशर का 30 दर्जे का फ़र्क आ रहा है, सो उसको नॉर्मल मत लीजिए। वो रेयर केस हो सकता है कि जिसको अगर आप डायग्नोज कर लें तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और हमारा कुछ ज़्यादा तो नहीं जाएगा, सिर्फ एक बीपी ही तो चेक करना। सेकंड पिलर की तरफ आते हैं। ये अभी तक हमने क्या बात की? हाउ टू चेक। सेकंड पिलर है कि जो हमारे पास आ गई रीडिंग, उसके बारे में सोचना है कि यार ये रिलायबल भी है। वेरिएशंस के अंदर मैं इसके अंदर वेरिएशंस की बात करूंगा, और डायस्टोलिक और सिस्टोलिक हाइपरटेंशन आर टू सेपरेट डिजीजेज। लेट मी से दैट अगेन इफ समबडी इजंट रजिस्टरिंग। डायस्टोलिक हाइपरटेंशन इज टोटली अ सेपरेट डिजीज। सिस्टोलिक, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इज टोटली अ सेपरेट डिजीज़ विद अ सेपरेट कॉज। तो जाहिर है जब उनकी मैकेनिज़्म डिफरेंट है तो इलाज भी डिफरेंट होंगे ना। दोनों को अगर हम एक ही किस्म की थेरेपी सब्जेक्ट कर देंगे, टारगेट्स एक ही कर देंगे, तो हमारा और मरीज़ का दोनों का नुकसान होगा। लेट्स फोकस ऑन वेरिएशंस। वेरिएशंस ऑफ ब्लड प्रेशर आर एक्सट्रीम। फर्स्ट वेरिएशन जो आप सोच सकते हैं वो सिचुएशन के लिहाज से। What situations can bring to table? If the patient is emotionally unstable at that time, बुरी खबर सुनी है, टेंशन में है, रिसेंटली पता चला है कि कुछ मुझे नई बीमारी हुई है, तो क्या उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा? नो। इस पूरी पिलर को ये ज़हन में रखना है कि जो ब्लड प्रेशर हो रहा है इसमें टोटल स्टोरी क्या है, जूम आउट करना और सोचना है कि ये हो क्या रहा है। सिर्फ बीपी एक इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ये पैराशूट नहीं किया, ये ग्रो किया है, ये फल है किसी चीज़ का, तो उस दरख्त को ज़रूर देखना है। लोकेशन, फ़र्ज़ करें कि उसकी लोकेशन ही जौन सी है वो उस वक़्त ऐसी जगह पे है जो उस जहाँ पे वो बहुत परेशान है। वाइट कोट हाइपरटेंशन में क्या होता है? मरीज़ घर पे पुरसकून है, हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है, कई मरीज़ बीपी शूट कर जाता, तो इसका मतलब उसे बीपी हुआ या उसे हॉस्पिटल हुआ? उस वक़्त तो उसे वाइट कोट हाइपरटेंशन हुई। सीजन्स, सर्दियों में बहुत सारे लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर नवंबर शुरू होता है और ब्लड प्रेशर की दवाई को आपको उठाना पड़ जाता। दिसंबर की फुल सर्दियों में बीपी ऊपर चला जाता, और उसकी क्या वजह है वो कैन डिस्कस दैट। बहुत सारी वजूहात हैं। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ जाती है, सर्दियों में पेरिफेरल वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती है, खून की नालियों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता, और उसके नतीजे में क्या होगा? तंगी होगी अगर खून की नालियों में, तो सर्दी लगती है तो हार्ट का प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? वहाँ पे भी खून की नालियों में तंगी आती। टाइप ए पर्सनैलिटी, बाज़ लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, डॉक्टर को देख के या वहाँ जो ही बीपी चेक होने लगे, वैसे ठीक हैं, अगर उन्हें नहीं पता, ऐसे पेशेंट का होल्टर मॉनिटरिंग करें वैसे बीपी ठीक चल रहा होता है, लेकिन जो ही उसे कोई पूछे कि बीपी कितना है, ज़रा मशीन को क्लिक करें, साथ ही बीपी ऊपर हट जाता है। टेम्परेचर का मैं जिक्र कर चुका हूँ। और नॉइज़, कोई बहुत शदीद किस्म के नॉइज़ में बैठा हो जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो रहा, वो बेचैन हो रहा है, तो बीपी उससे भी बढ़ जाता। और बहुत अच्छा म्यूज़िक लगा हो, उसका भी एक असर होता, रिवर्स। अर्ली मॉर्निंग राइज होता है और इवनिंग राइज भी होता है। तो पहली वेरिएशन क्या थी? सिचुएशनल। दूसरी वेरिएशन क्या है? टाइम बाउंड। वक्त भी असर कर रहा है, सिचुएशंस भी असर कर रही। पोस्चर, लाइंग पे हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता नॉर्मली। मैं आगे बात करूंगा कि जब वो लाइंग पे नॉर्मल नहीं होता
तो उसका इलाज वैसे नहीं करना जैसे आम पेशेंट्स का करना। स्टैंडिंग पे उसका ब्लड प्रेशर डिफरेंट हो जाता है। अब लाइंग पे ज़्यादा होता है या स्टैंडिंग पे, ये मुझे थोड़ा सा अगर कोई फीडबैक दे सके। स्टैंडिंग पे ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा डिप मिलता है, अगर ख़ास दर्जे से ज़्यादा हो तो हम उसे पोस्चरल ड्रॉप कहते हैं, वो पोस्चरल डिजीनेस में चले जाता है। क्यों? जब हम खड़े होते हैं तो द सिग्नल गोज़ टू द ब्रेन दैट नाउ देयर इज़ डिक्रीज परफ्यूजन, और उसको वो जिसे कहते हैं कि एक्लेमेटाइज करने की कोशिश करता। उस वक्त जब हम लेट जाते हैं तो सीधा प्रेशर हार्ट से अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं जा रहा होता, सारे वेसल्स के अंदर आराम से सर्कुलेट हो रहा होता है, और सिंपैथेटिक सिस्टम जो उनसे उस टाइम डिफरेंटली बिहेव करता। ऑकवर्ड पोजीशन, पेशेंट के बैठने की सही जगह ही नहीं है। रशी क्लिनिक्स, गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स, बाहर जहाँ पे वो बैठा हुआ है वो बेचारे को कुर्सी के कोने पे रखा है और कुर्सी के दूसरे कोने पे एक और मरीज़ भी बैठा हुआ, उस टाइम बीपी चेक होता है और रियली इस तरह हो रहा होता, और उस बीपी के ऊपर हम उसका अगले 3 महीने का डिसीजन लेते हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए। एक्टिविटी से भी वेरिएशन आती। स्लीप से क्या होता है बीपी को? स्लीप से बीपी कम होता है। हम सम लोग जब सोते हैं तो हमें मिड नाइट में एक डिप आता है ब्लड प्रेशर, और उसे डिपर कहते हैं। नॉन डिपिंग एक प्रॉब्लम है। अगर रात को हमारा ब्लड प्रेशर नहीं कम होता तो ये एक रिस्क फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि उस बंदे को हार्ट अटैक होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कह रही। सो रात के वक्त होता क्या है कि हम सो गए हैं ना, तो कोर्टिसोल और बाकी चीज़ें रिलीज़ कम हो गई हैं, ज़िंदगी की टेंशनें कम हो गई, तो उस सूरत में बीपी भी कम होता है। लेकिन अगर रात को भी नाइटमेयर ही आ रहे हैं, रात को भी आपको नींद ही नहीं मिल रही, या आपको कुछ ऐसी बीमारी हैं जिनका जिक्र आज की टॉपिक से बियॉन्ड है, तो आपको रात का ब्लड प्रेशर भी डिप नहीं करता, आपकी डीप स्लीप नहीं होती, आप बेचैन होते हैं, रात को भी सर भारी होता। एक्सरसाइज से हम सब का ब्लड प्रेशर उस वक्त के लिए थोड़ा बढ़ता है, लॉन्ग टर्म में ब्लड प्रेशर नीचे आता है। सो ये भी एक जनरलाइज कंसेप्ट में है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं शायद बीपी उस दौरान में भी कम होता है। अगर उस दौरान में कम हो, सो द हाइटेंड नीड ऑफ द ब्लड इन द मसल्स इट वॉन्ट बी प्रोवाइडेड, so we need kind of a little higher blood pressure and a higher heart rate to supplement for the need of blood and oxygen. Diet. Smoking leads to a rise in blood pressure for the next 30 minutes at least, and when it's persistent it will lead to a long-term persistent rise ultimately. Alcohol, that depends upon, अब अल्कोहल के हक में बोलने वाले कहते हैं थोड़ी सी अल्कोहल तो अच्छी होती है, और कुछ लिटरेचर भी इससे मिलती जुलती बात करता ज़रूर है। लेकिन अल्कोहल ऐसी चीज़ होती है कि ये आप कभी भी इसके असर में रह के अपना आप कंट्रोल नहीं कर पाते। जो लोग जब लेते हैं तो वो फिर फिसल जाते और अल्टीमेटली बीपी बढ़ जाती। टी, बहुत तेज़ टी, बहुत ज़्यादा टी, इससे भी ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो बहुत तेज़ पत्ती वाली जो हम ख़ास तौर पे शायद पंजाब में और सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, थोड़ा सा हाथ होला रखने की ज़रूरत है। कॉफ़ी का थोड़ा सा असर डिफरेंट है, कॉफ़ी का असर कॉम्प्लिकेटेड है। ट्रीटमेंट स्टाइल, अब ट्रीटमेंट स्टाइल, दिस इज़ द वन थिंग जिसकी बुनियाद पे ये सारा मुझे ख्याल आया, ये कंसेप्ट मैंने पिलर्स का डिज़ाइन बनाया, और वो ये था कि ये मॉर्निंग के अंदर किस वक्त कौन सी बीपी की गोली देनी है, शाम में कौन सी देनी है। शॉर्ट हाफ लाइफ है अगर किसी ब्लड प्रेशर की गोली की, वो 24 घंटे काम ही नहीं करती। मिसाल के तौर पे एल्डोमेट, अगर अब थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, ब्रांड का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि वो कुछ मेरे जानने वाले हैं, लेकिन समझाने के लिए, वो 24 घंटे काम ही नहीं करती। आप दिन में एक दफ़ा देंगे तो बीपी तो आना ही आना है। इस तरह बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो दिन में 6 आवर्स उनका मैकेनिज्म एक्शन है, उनको आपको रिपीटेडली देना पड़ेगा। कुछ ऐसी हैं जो 24 आवर काम करती हैं, उनको दिन में एक दफ़ा देना पड़ेगा। कुछ ऐसी मसाइल हैं, सम डिजीज़ आर देयर इन विच द ब्लड प्रेशर मेडिसिन इज़ प्रेफरेबली गिवन एट नाइट, इन द अदर्स इट शुड बी गिवन इन द मॉर्निंग. If we are unable to differentiate those patients who need a medicine at night and those in the morning, will create disaster. What happened will, like the story I started in the start of my lecture, obstructive sleep apnea patient needs a blood pressure medicine mostly before sleeping. And in the morning, once they are up, the sympathetic drive tends to go down.
So if in the morning they take a heavy dose of blood pressure, the chances are during the daytime the blood pressure will be low, and the reason for that would be the patient is not snoring at that time. Patient is not subjected to hypoxemia, and hypoxemia is the reason that the sympathetic drive of human body is stimulated. In the night when they are trying to sleep, there is hypoxia. जब हम डूब रहे हों तो हम क्या होता है, घबराहट होती है. अचानक क्या होता है कि जब सांस बंद हो रहा हो तो क्या फीलिंग है, कभी खुदा ना खास्ता किसी की आई? मुझे याद है मैं एक दफ़ा मैं हॉस्पिटल में था, तो मैं फर्स्ट ईयर पीजी था, वेस्ट मेडिसिन की बात है, तो आग लग गई. अब वार्ड में से वो सबको इवैक्यूएट कर रहे थे, तो मैं वापस आया तो अचानक उस पूरे सर्किट में आग लग गई. अब मैं हॉस्पिटल के वार्ड जिसने देखे हैं वो ज़रा पुराने स्टाइल के बने हुए हैं और दरवाज़ा एक है और बहुत बड़े हैं. अब मैं हीरो बन के जो है ना लोगों को एस्कॉर्ट कर रहा हूँ, तो अचानक ही मैं वापस आया तो इतना ज़्यादा धुआं हो गया चारों तरफ कि आई लॉस्ट सेंस ऑफ ओरिएंटेशन कि निकलना कैसे. थोड़ी देर के लिए धुएं से सांस बंद हो गए और कुछ नहीं, लेकिन मुझे अभी तक ये याद है कि जब सांस बंद होता तो फीलिंग क्या आती. एन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पेशेंट फेस दैट सिचुएशन डेली. उनके लिए वी शुड फील, and that leads to extreme anxiety state, and that when it is over the period of years, that will lead to hypertension, and mostly nocturnal hypertension. Measurement variation expertise. Somebody who doesn't know how to check a blood pressure, वो blood pressure ठीक कैसे measure करेगा? तो expertise भी variation का एक वजह है. अपरेटस ही ठीक नहीं है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, मर्करी लीक है, स्फिग्नोमेटोमीटर के से एयर निकल रही है, या डॉक्टर को बड़ी जल्दी है, रोज़ाना का हम 200 मरीज़ देख रहे हैं और हमने ख़ुद बीपी अपरेटस चेक करने का फ़ैसला किया, या हमारा पीए जो उनसा है उसे बड़ी जल्दी है, तो वो 3 मिनट की बजाय वो 3 मिलीमीटर पर सेकेंड की बजाय वो बड़ी जल्दी से डिफ्लेट कर देता. सो व्हाट विल हैपन, ही विल जस्ट अप्रॉक्सीमेट द रीडिंग्स टू द नियर बाय राउंड फिगर, and that will be a trouble. मैंने कुछ किया? हाँ. हाई ब्लड प्रेशर वेरिएशंस किस वजह से ज़्यादा होती हैं? वाइट कोट हाइपरटेंशन, सूडो हाइपरटेंशन इज़ अ टॉपिक विच आई वॉन्ट टच. अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हुआ तो मैं बताऊंगा, क्योंकि बड़ा रेयर है. परीटिक आम, वो आम जो फॉलेज का शिकार है उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता. सो आपने दूसरे आम में चेक करना, जिसमें फॉलेज हुआ है उसके अंदर नहीं रिलाय करना. वो क्यों होता है वो एक सेपरेट इशू है. अच्छा जनाब, आजकल सर्दी है, किसी को यूरिन आया हुआ, ये बड़ी टेंशन हो जाती है. अगर फ़र्ज़ करें वाशरूम, कहते हैं कि 1 मिनट कितना लंबा है, इसका फ़ैसला इस बात पे होता है कि आप वाशरूम के दरवाजे के अंदर वाली साइड पे हैं कि बाहर वाली साइड. अगर आप बाहर खड़े हैं और दरवाज़ा नहीं खोल रहा तो 1 मिनट इज़ लाइक इटर्निटी, और अंदर बैठे हैं तो आप 1 मिनट तो बड़ी आसानी से, कोई मसला नहीं. सो वो जो स्ट्रेस है फुल ब्लैडर का, दैट आल्सो क्रिएट्स अ सिंपैथेटिक ड्राइव, एंड दैट विल आल्सो लीड टू हाइपरटेंशन एट दैट पॉइंट इन टाइम. बातें उस वक़्त कोशिश है कि ना ही करें जिस टाइम हम बीपी चेक कर रहे हैं. पेशेंट फैक्टर्स, पेशेंट को दर्द है, वो बहुत परेशान है, बाकी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ. क्लिनिकल सेटिंग्स, क्लिनिक का टेम्परेचर ही बहुत लो है, फिर बीपी उसका नॉर्मल तो नहीं आएगा ना, वो तो स्ट्रेस की वजह से, उस परेशानी से सर्वाइवल के मोड में चले जाएगा जिस्म. और हाउ डज ह्यूमन बॉडी बिहेव्स टू कोल्ड? व्हेन देयर इज़ कोल्ड देयर इज़ सिंपैथेटिक ओवरड्राइव. सिंपैथेटिक ओवरड्राइव लीड्स टू वेजोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज हार्ट रेट. ऑपरेटर्स आउट ऑफ ऑर्डर, शॉर्ट बीपी कफ, ये हमेशा याद रखिएगा. एग्जामिनेशन एरर्स, वो सारी चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. नो आर्म सपोर्ट. लो ब्लड प्रेशर वेरिएशन, टिका के खाया हुआ, बहुत ज़्यादा खाया हुआ है, और सारा का सारा जो सा अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो हम सबको एनकेफलोपैथी होती है थोड़ी थोड़ी, वो क्यों होती कि जो ब्लड है वो सप्लाई जो सा है वो दिमाग की बजाय मैदे को जा रही होती. तो वो गनूदगी, बाज़ लोग कहते हैं बड़ी अच्छी नींद आती है अफ्तारी के बाद, वो असल में उन्होंने अपने आप पे जुल्म किया होता उस वक्त. सॉफ्ट साउंड्स, किसी भी वजह से सॉफ्ट साउंड, वो एक से ज़्यादा वजूहत है. क्लिनिकल सेटिंग्स, शोर इतना है कि जो चेक कर रहे हैं उसे सुनाई नहीं ठीक दे रहा. लार्ज कफ साइज से भी
कफ साइज़ अगर बड़ा होगा और कोई बच्चा आ गया, कोई पतला आ गया, तो आपको बीपी कम मिलेगा, हालांकि उसका कम होगा नहीं। आपने जो बीपी का कफ चूज़ किया, दैट वाज रॉन्ग। लॉन्ग वेटिंग टाइम, आर्म अबव द हार्ट, ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है किसी न किसी दर्जे में मैं टच कर चुका हूँ। नाउ वी हैव टच्ड 2 pillars ऑलरेडी, दिस इज़ द थर्ड एंड द फाइनल पिलर। इसकी थोड़ी सी डिटेल है। फर्स्ट पिलर वाज हाउ टू चेक, सेकंड पिलर वाज वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ना अगर आपने चेक नहीं ठीक किया तो ये सारी बातें तो फजूल हैं। हो सकता है उसे ब्लड प्रेशर हो ही ना, तो सिस्टमिक जोन्स में हमें क्या मिलेगा, जल्जला तो आया ही नहीं हुआ। अगर फ़र्ज़ करें वेरिएशंस हैं और हमने उस वेरिएशन को कवर नहीं किया, तो ब्लड प्रेशर की इन चीज़ों को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें अपरेटस पे गौर करना, हमें टेम्परेचर पे गौर करना। जब हमें कंफर्म हो गया कि ब्लड प्रेशर है, देन दिस इज़ द बेसिक स्टफ, और इसकी बुनियाद पे, इस पिलर की बुनियाद पे आपकी पूरी क्लिनिकल प्रैक्टिस खड़ी है मेरी राय में। नाउ दिस पिलर हैज़ मल्टीपल बीम्स, सरिये डलते हैं ना, आयरन रॉड्स बहुत सारे हैं इसके अंदर, नेमली जो मेरे नज़र में हैं वो 8 हैं। न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन इज़ एन एंटिटी जिसके बारे में अमूमी तौर पे हमारी बुक्स और हम जनरली बात नहीं करते। हार्मोनल हाइपरटेंशन, साल्ट रिलेटेड हाइपरटेंशन मोटापे से कौन सी होती है, किडनी जिसके बारे में ज़िक्र हुआ और मेरा ख्याल आया। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक हाइपरटेंशन को मैं यहाँ सेपरेटली डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज increasingly day by day we are receiving patients who are in their middle age are having hypertension, and mostly these are well placed, well educated executives. And what's the reason behind this diastolic hypertension? Drug induced hypertension is such a huge problem these days. Sometimes the disease is within the prescription that we are giving, or the disease is actually taken in by the patient and we are unable to जस्ट डिसाइफर इट। रेयर कॉजेज़ का जिक्र थोड़ा सा करेंगे, लेकिन इसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो आखिर में इंटरेस्टिंग आपको लगेगी कि जो बच्चे भी पैदा होते हैं और बच्चों का जो बिहेवियर है बिल्कुल शुरू में जब वो दुनिया में आते हैं, वहीं से कुछ पता चल सकता है कि आने वाले दिनों में इनको ब्लड प्रेशर होगा कि नहीं। न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन, सिंपैथेटिक न्यूरल मैकेनिज़म्स फॉर बीपी रेगुलेशन, इसकी जो सब पार्ट हैं। बैरोरिसेप्टर्स का नाम सुना हुआ, हम सब ने कुछ ना कुछ सुना होगा, मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। और एक कीमोरिसेप्टर है और रीनल नर्व्स है। ये 4 चीज़ें हैं जो न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन की वजह बनती हैं, बट आप इनको इंडिविजुअल कह लें या ये समझेंगे ये टीम वर्क में काम कर रही होती है, एंड टुगेदर दे वर्क एट अ न्यूरोनल लेवल टू क्रिएट हाइपरटेंशन और कैन क्रिएट रेज ब्लड प्रेशर। The sympathetic adrenal system, major hemodynamics effect. For example, sympathetic adrenal system, एक है न्यूरल इफेक्ट और एक है इसने बटन दबाना है एड्रीनल्स पे। आप इस तस्वीर पे गौर कीजिएगा। जो न्यूरल वाला है उससे नीचे चले नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, बड़ा कुछ निकल रहा है, उस गोरख धंधे में ना पड़ें। सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उस पर गौर कीजिएगा। द न्यूरल पार्ट लीड्स टू वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। अब एक तरफ खून की नालियाँ तंग की, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गई, और रिफ्लेक्स बेटिकार्डिया जो है वो इसके अगेंस्ट जा रहा, ये बीपी होने से थोड़ा बचाने की कोशिश कर रहा। एड्रीनल क्या करता है, वो कुछ वेजोडायलेशन करता है, टेकिकार्डिया करता है और इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। अब टोटल इफेक्ट देखें, सिंपैथेटिक का बटन जब ऑन होगा तो उसका इफेक्ट अल्टीमेटली होगा कि वेजोकंस्ट्रिक्शन बढ़ेगी, और प्रीडोमिनेंट इफेक्ट इज वेजोकंस्ट्रिक्शन। इधर की वेजोडाइलेशन वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, एंड व्हेन इट इज़ फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अल्टीमेटली इंक्रीज सिंपैथेटिक ड्राइव कैन लीड टू हाइपरटेंशन। ये सिंपैथेटिक सिस्टम बना क्यों था, अल्लाह ताला ने इसे क्यों बनाया था? If we are talking about the previous ages, and let's go to the Stone Age, and let's suppose that I am in a jungle and I take fruits and things like that to survive, and suddenly I am facing a wolf. At that point in time, the nature has given me a tool, sympathetic system. अचानक बटन ऑन हुआ, उससे क्या होगा? There will be increased heart rate, increased cardiac output, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी और मसल्स जो उनसे हैं उनको सप्लाई बेहतर हो जाएगी। नाउ आई एम इन अ प्राइम कंडीशन टू रन, मैं दरख्त पे चढ़ूँ या मैं भाग जाऊँ।
अच्छा, पुराने ज़माने में होता ये था कि वुल्फ सामने आ गया, अब मैं भागूंगा, या तो मैं बच जाऊंगा या थोड़ी देर में वुल्फ मेरा काम तमाम कर देगा। टेंशन थोड़ी देर की थी। अब मसला ये कि अब हम वुल्फ फेस नहीं करते, अब हम अपना बॉस फेस करते हैं। किसी को अपना स्पाउस ही ऐसा लगता है, किसी को अपने कोई दोस्त दुश्मन ऐसे लगते हैं, किसी को अपनी प्रोफेशनल टेंशन होती है तो उसका भी वही बटन ऑन होता है जो वुल्फ को देख के ऑन होना था, लेकिन कुदरत ने उसे छोटी मोटी टेंशनों के लिए नहीं बनाया था। नतीजा क्या है कि हम दिन में 10 दफ़ा वुल्फ देख रहे हैं। सो दैट सिंपैथेटिक सिस्टम इज़ रिपीटेडली ऑन विच वाजंट द राइट वे टू यूज़ इट, लेकिन हमने अपनी टेंशनें बढ़ा के इसको भी एक बीपी की वजह बना लिया हुआ। मेडुलरी वेसोरिसेप्टर्स, ये आज से कुछ अर्सा पहले जब मैं अपने मेडिकल स्कूल में था तो आई वाज फेमिलियर विद दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स। इसके ऊपर एक लफ्ज़ लिखा है मेडुलरी कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, बिकॉज इसके अंदर ये साबित किया जा रहा था कि इट इज़ ओनली द हार्ट एंड द वेसल्स दैट आर अफेक्टेड बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम। आई एम हियर टू टेल यू दैट्स रॉन्ग। दिस इज़ द लेटेस्ट कंसेप्ट। द लेटेस्ट कंसेप्ट इज़ व्हेन देयर इज सिंपैथेटिक ओवरड्राइव तो हार्ट भी इफेक्ट करेगा, वेसल भी इफेक्ट करेंगे, एड्रीनल भी इफेक्ट होगा, और किडनी के अंदर एक रिसेप्टर लगा हुआ है जिसे बटन मैं उसे कहता हूँ अपने बच्चों को, और मैं पूछता हूँ कि बटन कौन सा दबा है इस पेशेंट के अंदर जो बीपी हुई है। बीटा 1 रिसेप्टर लगे हुए हैं किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर आपको याद होगा एक हमने पढ़ा था एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी के अंदर एक एरिया होता था मैक्यूला डेंसा, जो रिनिन पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस की बात, जीजे अपरेटस भी हम कहा करते थे उसको। दैट कंटेन्स अ बटन कॉल्ड बीटा 1 रिसेप्टर। व्हेन वी आर इन स्ट्रेस तो दिमाग गुर्दे को कहता है रीनिन बनाओ। अब अल्टीमेटली पहले हम सिर्फ समझते थे कि हार्ट और वेसल्स ये सब कुछ कर रहे हैं, बट नाउ वी नो देयर इज़ अ बटन ऑन किडनी टू। सो द किडनी विल मेक इंक्रीज अमाउंट ऑफ रेनिन, एल्डोस्टेरॉन एंड अल्टीमेटली angiotensin 2, and with that there will be increased heart rate, vasoconstriction and increased blood pressure. But that blood pressure by nature was intended to be short lived. हम सर्वाइवल की जंग है, गुस्सा उतर गया ठीक है, अब अगर गुस्सा किसी का ना उतरे। बैरोरिसेप्टर एक्टिवेशन थेरेपी इज़ अ न्यू मोडालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। बैरोरिसेप्टर्स क्या है? हमारे गर्दन के अंदर दोनों साइडों पे ये जो सी कॉमन करोटिड आर्टरी जहाँ डिवाइड हो रही होती है ना, वहाँ पे प्रेशर सेंसर्स लगे हुए हैं। हम जब खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है और हमारा ब्लड लॉस होता है सड़क पे, तो अचानक जिस्म के अंदर सिस्टम कुछ ऐसा ऑन होता है कि बीपी ऊपर आने की कोशिश करता है टू कंपनसेट फॉर दैट। तो वो कौन सा सिस्टम है हमारे ख्याल में, अगर आप मेरी हेल्प कर सकें? क्या उस वक़्त रीनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम फौरी तौर पे ऑन होता है? उस टाइम ये रिसेप्टर्स हैं जो सबसे पहले पता चलते हैं प्रेशर कम हुआ है, सीधी शिकायत लगाते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम को, सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है और बीपी फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करता है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि हम इसके तरीक़ाकार कंसेप्ट क्या है कि यार अगर किसी के बैरोरिसेप्टर सिंपैथेटिक ओवरड्राइव है तो यहाँ से हम उसको ट्रिगर ऐसे करें कि सिंपैथेटिक सिस्टम को हम कहेंगे आप रिलैक्स रहें, डोंट वरी, तो उस सूरत के अंदर फिर सिंपैथेटिक सिस्टम वाला जो ब्लड प्रेशर है वो तो चला जाएगा ना। इसे कहते हैं बैरोरिसेप्टर एक्टिवेशन थेरेपी, और इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में भी ट्राई करें इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़ कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स जो उनसे हैं ये भी कॉमन करोटिड आर्टरी के साथ ही एक सेंसर लगा होता है, और ये किसको सेंस करता है? ऑक्सीजन को, पीएच को, CO2 को। अगर किसी की ऑक्सीजन कम हो तो सीधी शिकायत किधर जाती है? दिमाग को, और सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हो जाता। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में जो मोटा पेशेंट है जिसको स्नोरिंग हो रही है, उसका क्या मसला हो रहा है? उसकी हाइपोक्सिक स्पेल्स आ रहे हैं। स्लीप स्टडीज़ में क्या निकलता है? हाइपोक्सिक स्पेल ही तो निकलते हैं। तो जितने हाइपोक्सिया होगा उतनी शिकायतें जाएंगी सिंपैथेटिक सिस्टम को, और उतनी दफ़ा बीपी शूट करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज़ द रोल ऑफ बैरोरिसेप्टर एंड कीमोरिसेप्टर इन ब्लड प्रेशर। किडनीज़ के अंदर कुछ नर्व्स लगी होती हैं, और उसके अंदर कैथेटर डाल के अगर उनको एब्लेट कर लिया जाए, सो थियोरेटिकली इट शुड क्योर ब्लड प्रेशर इन न्यूरोजेनिक टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, अभी तक रिज़ल्ट्स कोई इतने मज़ेदार नहीं हैं। मैं उनकी ट्रायल्स की डिटेल में जाके आपको बोर नहीं करना चाहता, बट मैं लुबे लुबाब बता रहा हूँ।
इट मे बी अ डिफरेंट स्टोरी 2 years फ्रॉम नाउ। एक ट्रायल ऑन गोइंग है, वो कंप्लीट होता है। आई होप कि उसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ आए, क्योंकि इस सूरत के अंदर अगर ये कामयाब होता है तो पेशेंट की दवाइयों की ज़रूरत कम हो सकती है। एक दफ़ा सफाई की, नर्व्स चेंज कर दी तो बीपी की दवाई या तो कम या ख़त्म हो सकती है थियोरेटिकली। बट अभी ये बहुत सक्सेसफुली नहीं हुआ, इससे फ़र्क पड़ा लेकिन इतना नहीं जितना एक्सपेक्टेड था। हार्मोनल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में तो रास्ता ही तंग हो गया, आर्टरी उसको सप्लाई नहीं मिली गुर्दे को। गुर्दे के अंदर जो मैकुला डेंसा लगा हुआ था उसने क्या देखा, वो 2 चीज़ों को सेंसिटिव था, प्रेशर को और सोडियम को। जब प्रेशर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस से कम हुआ, सो मैकुला डेंसा ने क्या फैसला किया, प्रेशर कम है, रीनिन बढ़ाओ, उससे ब्लड प्रेशर होता। ये डिफरेंट है। ये मैं कह रहा हूँ नर्व्स, ये जो सी नर्व्स आ रही हैं, दे आर हैविंग मोर सिग्नल्स इन दैम एंड दैट इज़ लीडिंग टू बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेशन एंड इंक्रीज रीनिन फॉर्मेशन। तो यहाँ से अगर हुक्म ही ना आए, ये कट दिया जाए नर्व्स को, तो मसला हल हो सकता है। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ हाइपरटेंशन। देखें, हार्मोन्स बेशुमार हैं और उनके ईच के ऊपर तकरीबन 1 से 2 घंटे आराम से बोल सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि एक ब्रॉडर ओवरव्यू देना है कि ये भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हम सब के पास आते हैं। वी नीड टू आइडेंटिफाई दैम, और उनको कैसे करना है मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा। और अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगा हाइपरटेंशन की अप्रोच पढ़ूँ। पहले ये बेसिक है, उसके बाद ये कि पेशेंट का पोटाशियम और बाइकार्बोनेट और उसकी 2-4 सवाल करके आप कैसे पहुँच सकते हैं कि यार इसको एल्डोस्टेरोनिज्म है, इसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, इसको फियोक्रोमोसाइटोमा या इसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। दैट इज़ अप्रोच, वो एक सेपरेट टॉपिक है। अभी हम सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं। ये रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में देखें, पूरा जिस्म अपना हिस्सा डालता। कुछ चीज़ें लिवर से आ रही हैं, कुछ चीज़ें किडनी जो उनसे वो रीनिन देता है, ये एस दे देता है हमें लंग्स, अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन 2 बनता। जो इसके अंदर एक चोर है ना, वो है प्रोरेनिन। अभी तक हमने एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स बना लिए, हमने एस इनहिबिटर्स बना ली, यानी कि हमने या तो ब्लॉकेज की एस इनहिबिटर्स की इस लेवल पे, या हमने एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर यहाँ पे ब्लॉकेज की, या हमने इधर ब्लॉकेज की, ऐसे ही है। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं ये जो सी रीनिन है, इसके ख़िलाफ़ भी हमने एक डायरेक्ट रीनिन इनहिबिटर बना लिया, एलिस्करिन। लेकिन मसला ये है कि रीनिन से पीछे इसकी एक और बॉस मौजूद है जिसे प्रोरीनिन कहते हैं, एंड इट कैन लीड टू ऑल द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ रीनिन। सो अगर हम रीनिन भी टोटल ब्लॉक कर दें तो फिर भी ये फसादी मौजूद है। देयर इज़ एक्टिव ट्रायल गोइंग ऑन जो प्रो रीनिन को भी टारगेट कर रहा है फॉर अ ड्रग थेरेपी, एंड लेट्स सपोज इफ इट वर्क्स, तो आई थिंक जो हमारे गुर्दा प्रोग्रेस करता है ना, मिसाल हम एस इनहिबिटर दे रहे हैं फिर भी गुर्दा फाइब्रोसिस का शिकार होता है, छोटा होता जाता है, उसकी एक वजह ये प्रो रीनिन है कि ये उसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गुर्दे को थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होने देता। एंड इफ़ वी आर एबल टू कैच द इवल इन द बड, इन दैट केस इट मे बी अ पैराडाइम शिफ्ट। सो आई एम एक्साइटेड, अल्लाह करे कि प्रो रीनिन से रिलेटेड जो उनसे थेरेपीज़ हैं वो सक्सेसफुल हों। एल्डोस्टेरॉन जो सा है, इसके बारे में मैं ये सिर्फ बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर आसानी से ये सोडियम रिटेंशन नहीं करता, ये फाइब्रोसिस भी करता। दैट्स वाई हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को वो एल्डेक्टोन या स्पायरोमाइड देना चाह रहे होते हैं। दैट्स वाई हम भी पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स जो उनसे वो देना चाह रहे होते हैं। पोटेंशिएट्स द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी करता है। अगर आप गौर करें तो ये दिमाग को जाके शिकायत लगता है और उससे भी सिंपैथेटिक ड्राइव भी बढ़ती है और एंजियोटेंसिन 2 का भी इफेक्ट बढ़ जाता है। अच्छा, एंजियोटेंसिन 2, ये मैं आपको कोई थ्योरी डीप नहीं पढ़ानी, मैंने सिर्फ एक कंसेप्ट जो है वो पार्क करने की कोशिश करनी है। दैट इज़ कि एंजियोटेंसिन 2 हैज़ मल्टीफैक्टोरियल इफेक्ट। ये दरमियान में आप देखें तो ग्लूकोज इंटॉलरेंस कर रहा है, यानी डायबिटीज़ करने के अंदर भी अपना रोल प्ले कर रहा है। जिसको ब्लड प्रेशर है, आप देखते हैं ना, आपने अक्सर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा डायबिटिक हाइपरटेंसिव। कभी सोचा यार ये दोनों बीमारियां इकट्ठी क्यों आती हैं, इनकी कौन सी ऐसी दोस्ती है? वो दोस्ती यहाँ से है कि एंजियोटेंसिन 2 ग्लूकोज इंटॉलरेंस करके शुगर को प्रोन कर रहा है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो वो इसका हेल्प कर रही होती। तो इनमें से एक बीमारी हो जाए तो दूसरे के होने का चांस
बढ़ जाएगा। कैन इंसुलिन कॉज हाइपरटेंशन, मैंने पहले उसका बताया कि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। आप जिसको ब्लड प्रेशर है उसको शुगर कैसे होती है वो जिक्र किया। आप जिसको शुगर है, नॉर्मली होता ये है कि वेजोकंस्ट्रिक्शन और वेजोडायलेशन इंसुलिन दोनों करती है। इंसुलिन ना एक टिपिकल रोल प्ले करती है, जैसे गुड कॉप बैड कॉप कहते हैं। आपने वो मूवीज़ में देखा होगा, एक पुलिस वाला आता है, वो आके कहता है कि कोई बात नहीं, हम सब आपके साथ हैं, चाय पियो। दूसरा वाला आता है, चपेट मारता है, फिर उसे वो वाला अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ये वेजोकंस्ट्रिक्शन भी कर रही है, वेजोडायलेशन भी कर रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता, इन इंसुलिन रेजिस्टेंस होता ये है कि इसका वो वाला पाथवे जो अच्छा है, जो वेजोडायलेशन करता है, IP3 पाथवे, वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन मैप के पाथवे, दूसरे वाला जो बुरे वाला, ये वाला फसाद विलन, ये एक्टिवेटेड रहता और इसके साथ वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। ये तमाम ट्रायल्स ये बताते हैं, कैन रास ब्लॉकेट प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज़। नीचे आप देखिए ये जुमला पढ़ा, सिर्फ ब्लड प्रेशर के अच्छे कंट्रोल के साथ आपकी शुगर के न्यू ऑनसेट डायबिटीज़, NOD सॉरी, न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ का चांस रिड्यूस हो गया एस इनहिबिटर ARBs लेने से। ये आपस में जो कज़न्स हैं या सहेलियाँ हैं, शुगर ब्लड प्रेशर, इनको एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ने देना, और इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ जौन सा है वो इसके ज़रिए। प्रोरीनन की बात छोड़ देते हैं, ये वाले जो से इनके मैं सिर्फ नाम ही जिक्र करूँगा। फियोक्रोमोसाइटोमा की मैं एक बात बता दूँ, अप्रोच अगर मौका मिला मैं इंशाल्लाह फिर आपसे डिस्कस करूँगा। इफ़ देर इज़ अ पेशेंट दैट प्रेजेंट्स टू यू विद रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ पैनिक अटैक, उसका अचानक ब्लड प्रेशर 200+ क्रॉस करता है, लेकिन उसी वक्त अगर उसका ब्लड प्रेशर आप खड़ा करके चेक करें तो वो थोड़ा सा डिप भी कर सकता। क्यों? इतने ज़्यादा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से वो हार्मोन्स निकलते हैं कि जब वो खड़ा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर जो सा है सिंपैथेटिक से ओवर होता ही नहीं, तो उसका BP उल्टा नीचे को चला जाता है, क्योंकि फुल रेस पे चल रहा है। जब फुल रेस पे कोई चीज़ चल रही हो तो वो उससे ऊपर तो नहीं जा सकती। नीचे होगा खड़ा? सर पोस्टरल ड्रॉप जो है ना 20 डिग्री का आपको सिस्टोलिक के अंदर अगर मिल जाए। हाइपरथायराइडिज्म हम समझ आते हैं ब्लड प्रेशर करता है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म भी ब्लड प्रेशर करता है। इसलिए बाज़ का सिर्फ थायराइड ट्रीट करने से आप उसका ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं। बाज़ लोग हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं और साथ ब्लड प्रेशर की दवाई भी जारी होती है, हालांकि थायराइड ठीक होने के बाद वो कह रहे होते हैं डॉक्टर साहब बहुत कमज़ोरी जी महसूस होती, उस वक्त उसकी ब्लड प्रेशर की दवाई समटाइम्स इट कैन इवन बी पुल्ड ऑफ, बट दैट इज़ अ वेरी सिलेक्टिव डिसीजन, वो वक्त के साथ करें। कुशिंगर्ट सिंड्रोम, कोई स्टेरॉयड ले रहा है हकीम साहब के या किसी और बीमारी की वजह से, वो बेचारा भूल गया, उससे भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसके ट्रीटमेंट हो सकता है वो जो अगर स्टेरॉयड ले रहा है उसे रोक के, या उसे कुशिंगर्ट सिंड्रोम है विच इज़ अ रेयर फिनोमेना, तो वो मैं रिकमेंड करूँगा कि इट्स बेटर टू रेफर, वो फिर उनको हम डील करना। सॉल्ट, सर मेरे पास टाइम कितना है, क्योंकि सॉल्ट की बात जो सी इंटरेस्टिंग है। जल्दी करते हैं। बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। सॉल्ट की बात मैं ये करना चाहता हूँ, हम सब ये जानते हैं कि नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऐसा है? मैंने गलत तो नहीं कहा? अच्छा, जो मैकुला डेंसा है, जो वो सेंसर लगा हुआ है इन द किडनीज, वो किस चीज़ को सेंस करके BP बढ़ाता है? या तो सोडियम कम हो तो रेनिन एंजियोटेंसिन कहते हैं भाई और सोडियम चाहिए, उठो शाबाश उठो काम करो। दूसरी सूरत में अगर BP कम हो तो वो फिर उठाता। तो जब हम किसी को नमक देते हैं तो उससे फिर मैकुला डेंसा पे क्या असर रहेगा, आपका क्या ख्याल है? मुझे फीडबैक चाहिए, सही गलत आंसर डजंट मैटर। नमक किसी को खिलाया है और मैंने बताया 2 चीज़ों से सेंसिटिव है मैकुला डेंसा, एक लो सोडियम और दूसरा लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, दैट्स अ गुड आंसर। लेकिन हम फिर क्यों कहते हैं कि आप नमक खाएंगे तो BP बढ़ेगा? तो जिसको BP हो से तो हमें नमक खाना चाहिए, पुत्र है भी चम्मच एक और लाए। तो क्या वजह है आपके ख्याल में? शाबाश, दैट्स वन ऑफ द कॉजेज़। बट नेचुरली इवन FCPS 2 के अंदर जब मैं कई दफ़ा ये सवाल करता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, मैं कैसे? वो कैसे पे आके एकदम वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि फ्लैश हो जाता है, दिमाग खाली हो जाता है कि ये क्या है।
जो हम बिलीव करते आए हैं कि हम नमक खाएंगे तो जाके वो रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को ख़राब करता है और उससे ऐसा होता है, ये ऐसा है नहीं। इट इज़ द इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ऑफ द इंटरनल सिस्टम। हमारे जिस्म के अंदर नमक ना सिर्फ ये कि वो फ्लूइड रिटेन करता है, वो पूरे जिस्म के अंदर फाइब्रोसिस, वेजोकंस्ट्रिक्शन और जगह जगह डिपॉजिट होकर कुछ प्लियोट्रोपिक इफेक्ट भी कर रहा होता और उनसे भी ब्लड प्रेशर होता। इफ़ नॉर्मल पेशेंट इज़ हैविंग, इफ अ नॉर्मल पर्सन इज़ हैविंग अ पिज़्ज़ा, it's not essential that he or she is going to face some hypertension, but a hypertensive patient, if he takes that salt, it's going to be trouble. The reason is कि जब सड़क पे गाड़ी गुजर रही है तो हमें पीछे हो जाना चाहिए। ऐसे ही जब नमक आ जाए तो एल्डोस्टेरोन रीनिन सिस्टम को पीछे हो जाना चाहिए। इस केस के अंदर गाड़ी आ भी जाती, रीनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम अपनी जगह खड़ा रहता, एंड दैट्स द प्रॉब्लम इज़ द लैक ऑफ रिस्पॉन्स। वो जिस लेवल पे खड़ा है वो उसी पे सोडियम रिटेन करता रहता, तो सोडियम की लोड भी आ गई है, अब एक्सेसिव सोडियम एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो इस वजह से जो एसेंशियल हाइपरटेंशन के आम लोग पेशेंट्स हैं ना, ज़्यादातर उनके अंदर रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन की रेशो, एल्डोस्टेरोन रीनिन रेशो देखी जाए तो वो नॉर्मल होगी। इसका मतलब ये है कि उसको नीचे हट जाना चाहिए था, उसको पीछे हो जाना चाहिए था जिसमें ऑलरेडी सोडियम था, बट इट डिड नॉट, एंड दिस इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन। ये जेनेटिकली ड्रिवन एक प्रॉब्लम है। जब वो हम के स्टोन एज की मैं बात कर रहा था और मैं वुल्फ के साथ खड़ा था, उस वक़्त जो मैं नमक खाया करता था वो 0.25 था, ना होने के बराबर, और आज हम तकरीबन 10 से 12 ग्राम नमक खा रहे हैं। जो इस वक्त भी वो लोग जो एक कबीला है, ये मेकअप जिन्होंने किया हुआ है, दीज आर यानोमामी पीपल, दीज आर ब्राज़ीलियन पीपल। अमेज़ोन आपने सुना हुआ है, अमेज़ोन का जंगल है एक, उसके अंदर ये इस टाइम भी मौजूद है। रोज़ाना 24 घंटे में ये सिर्फ 1 मिलीमोल सोडियम एक्सक्रीट करते हैं। इनमें से किसी को 80 साल की उम्र में भी ब्लड प्रेशर नहीं है, इसकी लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कोई नहीं है, लॉन्ग ज़िंदगी की जीते हैं, और शुगर भी आलमोस्ट नहीं। सो नमक जौन सा है, एक हम जो ख़ुद बीमारी की सूरत में खाते हैं और अपने बच्चों को भी बचपन से हम लेज़, कुरकुरे और फलानी चीज़ खिला रहे होते हैं, तो वो हम बेसिकली उनकी जो एपेटाइट है सॉल्ट की उसे बढ़ा रहे हैं। वो बड़े होके इनवॉलंटरली ज़्यादा नमक खाएंगे एंड दे विल एंड अप बीइंग हाइपरटेंसिव इन द मिडल एज। जी सर। और भी बहुत सारे डाइटरी फैक्टर, ये तो है सोडियम की आपने बात की, अगर वो जंगलों में रहते हैं तो और भी नेचुरल डाइट लेते हैं, इसलिए शुगर और ब्लड प्रेशर वाकई नहीं होते। जी सर, ये जो आपने बात की उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ है इसमें। ये चीज़ देखें जो आप बात कर रहे हैं कि उसमें वो फ्रूट लेते हैं, पोटाशियम ज़्यादा है। जी जी ज़रूर। तो फ्रूट ज़्यादा खाने में, जैसे सर ने राइटली पॉइंट आउट किया, मैं टाइम थोड़ा होने की वजह से आई स्किप्ड इट, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप भी चाहते हैं कि बीपी की गोली के बगैर गुजारा होना है, तो ये डाइट जो उनसी अपना लें। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, साधु हैं जो इंडिया में, वो सिर्फ इस तरह की खुराक खाते हैं, कोई दवाई नहीं लेते। पॉपुलेशन लेवल साल्ट रिस्ट्रिक्शन। अब पॉपुलेशन के लेवल पे फ़िनलैंड, कनाडा और पुर्तगीज़ में हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि पूरे पॉपुलेशन में नमक कम किया जाए। उसमें वो कैंपेन कर रहे हैं, वो लाखों डॉलर लगा रहे हैं, लेकिन वो लाखों डॉलर लगा के करोड़ों डॉलर बचा रहे हैं, क्योंकि बाद में ब्लड प्रेशर की दवाई भी तो उसी इंश्योरेंस सिस्टम ने देनी है। वो उस पूरी नेशन को बीमारी से बचा रहे हैं। 1 sick individual is 1 sick person who is getting out of their economic system। वो बीमार होके एसेट की बजाय लाइबिलिटी बन जाता, तो वो कमा नहीं पाता, दूसरा हुकूमत को पल्ले से पैसे लगा के उसे सेहतमंद करना पड़ता। हाउ डज सॉल्ट, ये सारी बातें ये कर रहा होता है मुश्किल सी। तो नमक बजाते ख़ुद भी एक फ़साद है, सारा सिस्टम रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे नहीं डालना। इवन जिस बंदे के अंदर रास सिस्टम ठीक भी है, वो भी नमक बहुत ज़्यादा खाता रहेगा तो अल्टीमेटली ही इज़ हेडिंग फॉर ट्रबल। सॉल्ट के साथ ये सारा कुछ होता है। देखें कहाँ कहाँ पे इफेक्ट होता है। ये फाइब्रोसिस हार्ट में हो रहा है, किडनी में हो रहा है, वेसल में हो रहा है। इसमें मैंने कहीं रास सिस्टम नहीं लिखा, ये डायरेक्ट सॉल्ट है। इनसफिशेंट यानी कि वो पीछे नहीं हुआ, उसे चाहिए था कि वो सोडियम जो आ रहा था उसे जाने देता,
लेकिन वो दरमियान में खड़ा रहा और सोडियम एब्जॉर्ब करता रहा, तो सोडियम उसने बाहर नहीं जाने दिया। ये जो मुश्किल मुश्किल से लफ्ज़ हैं इसे छोड़ देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फाइब्रोसिस, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, MI, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़। और ये जो बहुत नमक खाने वाले लोग हैं ना, हमारा MRI करवाया गया जिसके अंदर सोडियम को फोकस किया गया, तो ये एक नॉर्मल बंदे का MRI था जिसके अंदर सोडियम नहीं हुआ था, सेव नहीं हुआ था ज़्यादा खाने की वजह से। और ये एक मॉडर्न बंदे का MRI तो जो सारा सफ़ेद हुआ है। तो हमारा पूरा जिस्म एक गोदाम है सोडियम का। फंक्शनल MRI हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बात मैं काफ़ी हद तक कर चुका हूँ, और मैंने इसे सेपरेट इसलिए रखा है कि ये पेशेंट रुल जाते हैं। इन पेशेंट की प्रॉपरली तशखीस भी नहीं होती, इनके ब्लड प्रेशर की दवाई, इनको ब्लड प्रेशर तो रात को होना जब वे सोने की कोशिश करते हैं, और सारी रात ब्लड प्रेशर होता है, सुबह उठ के इनको कोई दवाई दे देता है, वो दिन में जब सोते नहीं हैं तो BP लो हो जाता है। अब दिन में लो BP, रात में हाई BP। पहले एक मुसीबत थी, अब डबल हो गई। अच्छा, मैंने कुछ कर दिया। अब इसके अंदर लेप्टिन और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं कि हम मोटे क्यों होते हैं, और मोटे होने का ताल्लुक डायरेक्टली ब्लड प्रेशर से है, और ये सारी बातें ख़राब करता है। विसरल ओबेसिटी, ये जो हम माशाल्लाह पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक मसला है कि और हम मोटे हों ना हों, तोंद हम अल्हम्दुलिल्लाह सब ने निकाली हुई। और सेंट्रीपिटल ओबेसिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। इट्स नॉट द जनरल ओबेसिटी, इट्स द सेंट्रीपिटल ओबेसिटी विच इज़ द प्रॉब्लम। और उससे क्या होता है, ये देखें, जो ख़राब हो सकता है ना वो हो रहा है सिर्फ विसरल ओबेसिटी से। तो मोटापा और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये भी वजह हैं। रीनल हाइपरटेंशन, इसके ऊपर मौका मिला तो मैं सेपरेट इंशाल्लाह गुफ्तगू ज़रूर करूँगा, लेकिन 80% ऑफ किडनी पेशेंट्स हैव हाइपरटेंशन। इट्स मल्टीफैक्टोरियल। इसमें दवाई की चॉइस बड़ी डिफरेंट है। समटाइम आपको एक स्टेप पीछे होना पड़ता जंग जीतने के लिए, बाज़ का आपको आम रूटीन से, GNC गाइडलाइन से बाहर होना पड़ता। मैं GNC गाइडलाइंस फॉलो करते हुए अपने पेशेंट ट्रीट ही नहीं कर सकता। सो दैट्स द प्रॉब्लम। डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन किसको होती है? यंग मिडल एज बैंकर्स, ज़्यादातर दिसंबर के आसपास, जब उन्होंने अपने वो पूरे करने होते हैं ना टारगेट्स, और वो पूरे नहीं कर पा रहे होते, तो बेचारे बहुत स्ट्रेस में होते हैं। और तमाम वो लोग जो डेडलाइंस वाले हैं, हम लोग टका के नमक खा रहे हैं, हम मोटे भी हो रहे हैं, हम बहुत बिजी हैं, और हम रेशम के वो कीड़े हैं जो सक्सेसफुल होते जाते हैं, रेशम बुनते जाते हैं और अंदर ही फंस जाते हैं। वी डोंट एक्सरसाइज एंड वी लीड अवर सेल्फ्स टू डिजीज़। तो ये मिडल एज सक्सेसफुल हाइपरटेंशन मैं इसे कहता हूँ कि ज़्यादातर ये मिडल एज के अंदर आ रही है। मेल यंग लोग थोड़े से मोटे, और वैसे चाहे मोटे हो ना हो, तोंद पे ज़रा गौर करें। इंक्रीज ग्लूकोज इनटेक, अल्कोहल, और आप इनके फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे तो आपको मिक्स डिसलिपिडीमिया मिलेगा, यानी TGs, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए मिलेंगे। निशानियाँ बता रहा हूँ। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कौन सी होती है? इसके अंदर जो डायस्टोलिक है, इसके अंदर पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि डिस्टल जो सी वेसल्स हैं वो तंग हुई हैं। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के अंदर जो मेन मोटरवे है, एओर्टा और बिग वेसल्स, वो स्टिफ हो जाती हैं। ये ओल्ड एज की बीमारी है, वो यंग एज की बीमारी थी। इसके अंदर फ़र्ज़ करें ये नीचे वाला पार्ट जो है ना, ये सिर्फ आज आप याद कर लें तो आप कई ज़िंदगियाँ इसकी वजह से बचाएंगे। A patient presents to you, let's suppose, मुझे जवाब चाहिए होगा, सही गलत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A patient has presented to you with blood pressure of 170/65 and echo आपने करा ली है, there is nothing wrong with it. So what is the target blood pressure for this patient? 130/80. You have given her antihypertensive and she presents to you in the next OPD with a blood pressure of 140/50. Would you change anything? Would you let him go? Let her go? कोई तब्दीली करना चाहेंगे आप? याद रखिएगा, मैं दिल को कहता हूँ कि हर गुर्दे का अपना मिजाज है। दिल जो सी है ना, वो जिस्म की माँ की तरह, माँ सबको खिला के खुद आखिर में खाती है। हार्ट भी डायस्टली के अंदर अपना ब्लड लेता। जब डायस्टोलिक प्रेशर आप कम कर देते हैं तो यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल।
इस सिचुएशन के अंदर इट्स द लोअर ब्लड प्रेशर दैट यू नीड टू टारगेट, वरना बीपी आप ठीक कर देंगे पेशेंट हाथ से निकल जाए, एमआई के चांस बढ़ जाएंगे। सो इन सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इट्स द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दैट यू नीड टू मेंटेन अबव 60। वो तो 170 भी कहते हैं, मैंने 65 लिखा है, लेकिन मैं पर्सनली बास्कत फंस जाता हूँ। तो 60 से नीचे अगर आ रहा है तो मैं बीपी की दवाई कम करूँगा। और कौन सी दवाई यूज़ करनी है दैट्स अ सेपरेट टॉपिक जो आज का हमारा फोकस नहीं है। मैंने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वर्क वेरी फाइन, देयर आर सम अदर ड्रग्स, तो चॉइस कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इट्स डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कंडीशंस। वो जब हम फ़र्ज़ करें कि अप्रोच की बात करते हैं ना, हाउ टू अप्रोच अ पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हम उसमें ये डिस्कस कर सकते हैं इंडिविजुअल केसेस को। ये देखिएगा कि सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में किस किस वजह से हो सकती है। अगर एओर्टिक रिगर जो हो रहा हो तो फिर भी हो जाती है, डायबिटीज़ में होती है, किडनी डिजीज़, हाइपोथायराइडिज्म, और ये सबसे कॉमन वजह है कि सारी की सारी बड़ी वेसल्स हो चुकी हैं। लो जी, ड्रग इंड्यूस्ड मलेठी, जादुई तसीर वाली जड़ी बूटी। बस देर आर सम पेशेंट्स हु आर हैविंग हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड दे आर हैविंग अ ड्राई कफ। सो व्हाट दे डू, एक बड़ा मशहूर सिरप है जिसका मैं नाम नहीं लेता, यूट्यूब पे जानी है, मेरे ख़िलाफ़ ही ना कोई केस हो जाए। उस सिरप के आखिर में लिखा था प्लस मलेठी। वो ग्रोसरी का पार्ट है, वो लेते हैं और वो इफेक्टिव भी है। वो जब खाते हैं तो खांसी बेहतर हो जाती है। नॉन इन्फेक्टिव का है, ब्रोंकोडायलेटर है ना सर, नाम आपने लिया तो केस आप पे ही होगा। तो मलेठी जौन सी है दैट इज़ अ ब्रोंकोडायलेटर, ये बच्चों को भी दी जाती है, बदहज़मी, बहुत सारे और काजेज़ के अंदर। इसके ये लिकोराइस है। अब इसके अंदर एक हार्मोन होता है, अगर आप उसकी डिटेल में जाना चाहें, बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉयड डिहाइड्रोजनेस मुश्किल से नाम है, ये उसको किसी तरीके से ख़राब करके ना बीपी को ऊपर लेके आता। तो एक तरफ आप बीपी की दवाइयाँ दे रहे हैं, दूसरी तरफ खांसी के लिए वो मलेठी लिए जा रहा। तो बाज़ का तो आपको सिर्फ ये कहना पड़ता है भाईजान ये मलेठी बंद कर दें, लेकिन अगर आपके इल्म में ही नहीं है, जैसे हमारे बच्चों के भी इल्म में नहीं होता, तो आप वो मना नहीं करेंगे, तो वो खांसी के चक्कर में वो चलता रहेगा। और दूसरी मुसीबत इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर फ़र्ज़ करें वो ब्रेडिकाइनिन सिस्टम से भी हो सकता है, अगर एस इनहिबिटर ले रहा है तो आपको जानते हैं कि लिजिनोप्रिल वगैरह से भी ड्राई कफ हो जाती है। दूसरी ये जनाब F16, ये F16 जो सा है, इसका नाम इन्होंने बड़ा सोच समझ के रखा है। इट्स नॉट दैट ये बिला वजह नाम रखते हैं। फ़र्ज़ करें कि नस्वार जो सी ये 100 बना रहे हैं, तो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन एक कंसेप्ट है बिज़नेस में कि मैं कोई चीज़ दूँ तो वो बिके, तो वो क्या करते होंगे। हर नस्वार वाला कोई एक ऐसी चीज़ इजाफी करता है जो दूसरे ने नहीं की होती, वो मुंह के अंदर रखते हैं तो तबक रोशन हो जाता। रियली जायका है, मुंह में अंदर रखना है ना, तो फौरी तौर पे रिस्पांस आ जाता है, हाँ ए चंगी आइंदा यही लेनी। इसके अंदर भी मलेठी कई लोग डाल देते हैं। क्यों? सडन जो सा एक उसका बीपी ऊपर बढ़ता है तो परफ्यूजन बढ़ती है, एनर्जी फील होती है। और इसके अंदर अपने नस्वार के अंदर बहुत कुछ है। नस्वार के अंदर आप जानते हैं दिस च्यूएबल टोबैको, इट्स अ टोबैको। तो आप सिगरेट पी लें या कर लें, तो सिगरेट से अगर बीपी बढ़ता है तो इससे नहीं बढ़ेगा, मलेठी नहीं डली हुई तो च्यूएबल टोबैको से नहीं बढ़ेगा, बढ़ता है। तो अगर वो नस्वार ले रहा है या वो सिरप ले रहा है जिसका सर ने नाम लिया, तो उस सूरत के अंदर आप थोड़ा सा उसे समझा लें, और हो सकता है इसको ही छोड़ने से उसका रेजिस्टेंट ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, और दैट लीड्स टू सिग्निफिकेंट ब्लड प्रेशर। और बाज़ इसकी वजह से एक निशानी होती है, बाज़ क्रैम्प्स पड़ते हैं। वैसे मरीज़ कहते हैं रात को लेटा होता हूँ तो क्रैम्प्स या कड़ाल पड़ते हैं, जिसे आम ज़बान में। ये मुश्किल सा सफ़ा जो सा है, इसको आप ना भी याद करें, लेकिन ये ज़रा मोटी सी चीज़ें देख लें। सिम्पथोमिमेटिक ड्रग, ये तमाम चीज़ें अगर वो ले रहा है तो उसे ब्लड प्रेशर हो सकती, उसे घुटने में दर्द है, उसे बाजू में दर्द है, अगर वो दर्दों की दवाइयाँ ले रहा है तो एक दर्द की गोली से बॉर्डरलाइन ब्लड प्रेशर मरीज़ का 3 दिन तक ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा। और वो ये लिए जाता है और साहब बीपी की दवाइयाँ बढ़ाए जाते हैं, फिर आप डायूरेटिक डालते हैं, डायूरेटिक से उसका यूरिक एसिड बढ़ता है, उसकी दर्द और बढ़ती है, वो और दर्द की दवाइयाँ लेता है। सो इट्स अ विशियस साइकिल। इस विशियस साइकिल से पीछे हटने के लिए आपको खुद और फिर मरीज़ को समझाना पड़ता। CNS स्टिमुलेंट्स, ये सर ने जिक्र किया था, कॉफ़ी भी जो सी है ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, लेकिन कॉफ़ी की वैराइटीज़ इतनी हैं कि कई कॉफ़ी जो सी है। अच्छा जी, हार्मोन्स थेरेपी,
डाइटरी सप्लीमेंट्स, ये जिनसिंग वगैरह जो सी है ताकत के लिए इस्तेमाल की जाती है, योहिम्बन भी इस्तेमाल की जाती है, नीचे वाली दवाइयाँ भी, ये हम ट्रांसप्लांट और जीएन में इस्तेमाल कर, ऑल दीज लीड टू ब्लड प्रेशर। रेयर केसेस के अंदर ये सारे सिंड्रोम्स जो से हैं, इनमें से मेरा ख्याल है आप कोई भी याद ना करें, मुश्किल है, छोड़ देते हैं। अगर ऐसी कोई कन्फ्यूजन हो तो वी कैन डिस्कस इट। लेकिन इसके बाद जो सी अगली चीज़ें हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू विल फाइंड इन रूटीन बुक्स, बट दिस इज़ इंटरेस्टिंग। डिक्रीज नेफ्रॉन नंबर कैन लीड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर लेटर ऑन इन लाइफ। अगर लो बर्थ वेट बेबी है, सतमाया पैदा होया बच्चा, वज़न कम है, उसको ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसको बचपन से नमक ज़्यादा खिलाने की आपने आदत डाली तो बड़े होके वो ब्लड प्रेशर वक्त से पहले शुरू हो सकता है। IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है। क्यों? इन सब चीज़ों से नेफ्रॉन नंबर जो अल्लाह ने दिए हुए थे उसको ख़र्चे के लिए 10-10 लाख दोनों गुर्दों में, वो हो सकता है 5-5 लाख लेके आया हो, तो उसके पास ऑलरेडी 50% कैपेसिटी है सोडियम को एक्सक्रीट आउट करने की, तो उसको चांस ज़्यादा है दूसरे बच्चों से ब्लड प्रेशर डेवलप करने का। पेरीनेटल प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और थ्रिफ्टी फिनोटाइप, थ्रिफ्टी का लफ्ज़ सुनो, चलो छोड़ें, इसको मैं समझाता हूँ। अच्छा जी, अब ये कंजेनिटल जोन है ना, ओलिगो का मतलब है कम, मेगा का बड़े वाले, बड़े बड़े नेफ्रॉन बन जाते हैं, और ये भी कुदरती तौर पे उन्हीं बच्चों में होता है जिनका मैंने आपको रिस्क बताया कि वेट वगैरह का इशू है, जल्दी हो गए हैं, IUGR हो चुका है। Now this is very interesting. Rapid increase in postnatal weight gain is not good. बच्चा पैदा हुआ है और उसे पाउडर्ड मिल्क पिला के चंद दिनों के अंदर हमने वो कुप्पा जैसा कर दिया है और बड़ा सेहतमंद वो देखने में लगता है, लेकिन हमने शायद कोई नेकी नहीं की। इसको नेचुरल ही रहने देना चाहिए, उसकी ग्रोथ नेचुरल ही बेहतर है। रीज़न ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टडीज़ कह रही हैं। फर्स्ट 2 वीक्स ओवर फीडिंग विद पाउडर्ड मिल्क इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑल ऑफ इट लेटर ऑन इन लाइफ। ये प्रोग्रामिंग है, पोस्ट नेटल प्रोग्रामिंग इसे कहते हैं। जिस्म एक दफ़ा देखता है कि यार पहले तो मेरे पास ये सब कुछ नहीं था, अब अचानक ही इतना ग्लूकोज, इतना सब कुछ आ रहा है, वो सारी चीज़ें ऊपर लेके जाता है, उसका बेस लाइन ही थोड़ा ऊपर सेट हो जाता है। ओवरवेट हो जाते हैं ये लोग, जिनको ज़्यादा खिलाया जाता है ना, जब बचपन में माँ खिला रही थी तो उस वक्त तो उसे ग्लूकोज ज़रा ज़्यादा खाने की आदत पड़ गई, तो बड़े होके जब वो खुद भी खाता है तो बेचारा ओवरवेट होता, उसे सारे घर वाले कहते हैं कम खाया करो, तो कसूर तो कुछ हमारा भी है कि हमने उसे आदत डाली थी, जब वो होश में नहीं था, वो फैसला नहीं कर सकता था। नलीपेरस वुमेन, लो फीटल ग्रोथ, अब ये सारी चीज़ें ये भी इसके अंदर शामिल हैं। बेनिफिट्स ऑफ गिविंग ब्रेस्ट मिल्क इनिशियली एटलीस्ट, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और नीचे वाली जो सी बात है वो भी इंटरेस्टिंग है, आप उसे पढ़ सकते हैं। ये सारी जो सी आखिरी कुछ स्लाइड्स डालने का मकसद ये था कि समटाइम्स आप बहुत अर्ली, हम सब अपने घरों में ये फ़ैसला कर सकते हैं कि हमने बच्चों को ओवर ग्रो करने की कोशिश नहीं करनी विद द पाउडर्ड फार्मूला मिल्क, उन्हें नेचुरल ग्रोथ करने की कोशिश करनी है। उन्हें ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमकीन ग़िज़ा, चिप्स ठोंसने नहीं है, क्योंकि वो बड़े होके हमें दुआएं देंगे अगर उन्हें ये पता चल गया। थैंक यू जी।